वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मैनेजमेंट मंत्रा पे। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते ही हैं, आई हैव ऑलरेडी डन माय पीएचडी और यहाँ एनटी यूजीसी नेट मेरा क्लियर हो चुका था 2012 में ही। और मैं आप लोगों की यहाँ पर एजुकेटर हूँ जो ऑनलाइन आप लोगों को प्रिपेयर करा रही हूँ एनटी यूजीसी नेट 2022 के लिए। हम बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस किया है या कोई यूनिट मिस की हुई है तो इंटरनेशनल बिजनेस और मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे जो भी आपके छूटे होंगे। बाकी रेगुलर बेसिस पर आप इसको फॉलो करते जाइएगा सारी क्लासेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक बार हमारे टॉपिक कवर हो जाए देन वी गो फॉर दी एमसीक्यू सेशंस, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एमसीक्यूज आप तभी कर पाएंगे जब कंसेप्ट आपका क्लियर होंगे। तो पहले हम अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद वी आर मूविंग फॉर दी एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज IHRM के नाम से भी इसे जाना जाता है। और देखो, HRM के एडवांस रूप में भी आप इसे कह सकते हो। जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल दैट इज कि यहाँ पर हम गो ग्लोबल वाला फंडा अप्लाई कर रहे हैं, उस फंडे को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो हर कंपनी में आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन जब हम अपने आपको इस नेशनल बाउंड्रीज से अलग हटकर आगे की बात सोचते हैं तो वो बन जाता है आपका इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोज हु आर वेरी लिटिल कंफ्यूज अबाउट दैट टर्मोलॉजीज, तो प्लीज अपनी टर्मोलॉजीज को क्लियर रखिएगा। तो ये इंटरनेशनल का मतलब ही होता है बियॉन्ड द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को, अपने नेशन की बाउंड्रीज को क्रॉस करके जब आप जाओगे तो वो आपका इंटरनेशनल बन जाएगा। तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल यानी कि होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। एक होता है आपका IHRM जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और एक होता है आपका DHRM। जो इसका फुल फॉर्म जानता है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, अदरवाइज आगे तो मैं आपको बताऊंगी ही, बट जो जानता है वो जल्दी से बताइए। तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखने वाले हैं। थ्री मेजर कंट्रीज कैटेगरीज, कौन कौन सी कंट्रीज की कैटेगरीज होती हैं, वो थ्री मेजर कंट्रीज हम देखने वाले हैं जो आपके इंटरनेशनल HRM में इन्वॉल्व होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अप्रोचेस क्या क्या होती हैं जब इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो वो रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं उन्हें भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। टोटल मिला के अगर इसको देखा जाए तो एक चीज और होती है EPRG मॉडल, जो कि इसी से ही जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मिला के ये पूरा की पूरा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये EPRG मॉडल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि टोटल मिला के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस भी इसमें से कभी कभी आप लोगों को आ जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। आप सभी जानते हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी ह्यूमन हैं, है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं हमारे पास, उन सबको राइट प्लेस पर प्लेस करके सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाना, मतलब उनका सही तरीके से उनको यूटिलाइज कराना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये तो आप सभी जानते ही जानते हैं। तो दैट इज द मैनेजमेंट। बट यही मैनेजमेंट को अगर हम बियॉन्ड दी बाउंड्रीज यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही हैं, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। So, international human resource management include the typical HR function. इसमें जितने भी आपके टिपिकल HR फंक्शंस हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे कि रिक्रूटमेंट, देखो अभी तक जितने भी आपके फंक्शंस होते थे वो सब आपके होते थे ह्यूमन रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से या फिर नेशन के पर्सपेक्टिव से। अब जो फंक्शंस होंगे वो होंगे किससे रिलेटेड? इंटरनेशनल। मतलब फंक्शन सारे, रिक्रूटमेंट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो रहा है तो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से चेक किया जा रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल के हिसाब से उनको दी जाएगी, रेन्यूमरेशन जो मिलेगा वो भी इंटरनेशनल के हिसाब से उनको मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी की सारे जितने भी HR फंक्शंस है, मतलब प्रोक्योरमेंट से लेकर जितने भी सारे फंक्शंस हो रहे हैं, दे ऑल रिलेटेड विथ द इंटरनेशनल। इंटरनेशनल को फोकस करके वो सारे होंगे।
So however this are analyzed and managed at the international level. ये सारे के सारे जो होंगे वो आपके इंटरनेशनल लेवल पर होंगे. ओके, तो कंपनी में एडवर्टाइज द पोजीशंस ग्लोबली. अब जहां यहाँ पर जो पोजीशन है वो पोजीशन जब आपकी एडवर्टाइज की जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका ग्लोबली पोजीशंस आपकी जाती है कि दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई फॉर इट. इस वाले फंडे को यहाँ पर यूज किया जाता है. और बेस्ट पार्ट इज दैट कि जो भी आपकी पॉलिसीज होती हैं वो सब इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से ही चलेंगी. तो गाइज इसमें ना स्टेटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक ईपीआरजी मॉडल किसने बनाया है, ईपीआरजी के फुल फॉर्म्स क्या है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है. तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे फॉर्म होते हैं. तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर आपका ये बनाया गया है. नाउ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसेंशियली इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट. ये आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव को करता है कि मैनेजमेंट को ग्लोबली समझ सके, जितनी भी एचआर एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको ग्लोबली मैनेज कर सके. और ये आपका 3 ब्रॉड अप्रोचेस यहाँ पर आपको मिलेंगी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. मतलब जो इसी से जुड़ी हुई 3 अप्रोचेस है. नाम याद करते जाइएगा साइड बाय साइड, है ना. ऐसा ना हो कि मैम पढ़ा तो दिया लेकिन नाम तो हम भूल गए. ये नहीं है मिलना चाहिए मुझे कंप्लेंट, ठीक है ना. तो जल्दी जल्दी से नाम नोट कर लीजिए. ओके, जितने भी लोग इसका प्रीमियर देख रहे हैं या जिन्होंने रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो नाम सारे जितने भी टर्म्स है उनको नोट डाउन करते जाइए अच्छे से. ओके, नाउ स्ट्रैटेजिक और क्रॉस कल्चर IHRM. ठीक है जी, स्ट्रैटेजिक और क्रॉस कल्चर IHRM. अब जैसे ही इसको पढ़ोगे, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है क्रॉस कल्चर का मतलब क्या होता है. जो जो जानता है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना क्रॉस कल्चर का मतलब क्या होता है. और जो नहीं जानता है वो अब सुन लीजिए. देखो देखो, क्रॉस कल्चर मतलब दो कल्चर्स, ये कल्चर ए है ये कल्चर बी है, बट ये टुगेदर मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस कल्चर. बड़ा सिंपल सा फंडा है. मतलब हम कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, क्योंकि हम सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एम्प्लॉई है. डजेंट मैटर कि वो किस कल्चर को बिलोंग करते हैं या कहाँ पर बिलोंग करते हैं, सभी सब एक साथ मिलकर सारा काम करते हैं. तो इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जा रहे हो तो वहां पर भी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज आपको मिलेंगे. वहां का कल्चर अलग होगा, वहां का ट्रेडिशन अलग होगा, बट दे टुगेदर टू कंप्लीट देयर टास्क. तो दैट इज द क्रॉस कल्चर. दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलकर काम करना ही क्रॉस कल्चर कहलाता है ना. क्रॉस कल्चर कहलाता है. तो स्ट्रैटेजिक और क्रॉस कल्चर HRM ये इसका एक अप्रोच है. दूसरा है कंपैरेटिव HRM IHRM, और दूसरा है तीसरा है आपका मल्टीनेशनल आपका इंटरप्राइजेस फोकस. ठीक है, मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस फोकस. ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं. तो मैनेजिंग HR प्रैक्टिसेस विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल परस्पेक्टिव. यहाँ पर ग्लोबल टैलेंट की बात की जा रही है. मतलब जो टैलेंट आप चूज करोगे ना वो कौन सा होगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से होगा. जरूरी नहीं है कि मैं इंडिया की कंपनी है तो इंडिया का ही पर्सन मैं चूज करूंगी अपने लिए. नहीं, मैं कोई भी कंट्री हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, या फिर आपका USA हो, कहीं से भी मैं पर्सन को चूज कर सकती हूँ अपनी उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए. So that is called the strategic or human resource cross culture IHRM. कंपेरेटिव HRM होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिस्क्राइब करता है, कंपेयर करता है और एनालाइज करता है HRM सिस्टम को, उसके प्रैक्टिसेस को, या फिर अपनी वेरियस कंट्रीज में ये जाता है. तो पहले क्या होता है ना, चीजों को थोड़ा सा समझा जाता है, समझ कर रिव्यू किया जाता है, फिर काम को किया जाता है. तो उसके चलते यहाँ पर इसको बताया गया है कि सारी वेरियस कंट्रीज से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं उन सबको देखकर इसे वर्क किया जाता है. So review of industrial relations or HRM theories to assist in HR policies and development. इसके लिए यहाँ पर इसे यूज किया जाएगा. डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज जनरेट जो हो रही है रिलेटेड टू द HR पॉलिसीज, वो यहाँ पर आपको बताया गया. नाउ मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस MNCs focus management or HR activities for organizations that have offices, employees or representative spread across the 2 or more countries. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स का जो ऑफिस है वो यहाँ पर भी है और बाहर भी है. ठीक है,
आपने देखा कि आपकी जो कंपनी है वो इंडिया में भी है, यूएस में भी है, तो इस तरह से वो मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस जो बन चुके हैं, आज के समय पर जो फोकस किया जा रहा है वो मल्टीनेशनल का किया जा रहा है, कंपेरेटिव का किया जा रहा है, स्ट्रैटेजिक और क्रॉस कल्चर का किया जा रहा है। तो दे आर दी बेसिक 3 ब्रॉड अप्रोचेस है जो यूज की जाती हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नाउ जैसा मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन, अभी तक कमेंट बॉक्स में शायद कोई आंसर कर चुका हो, जो जानता होगा वो इसका फुल फॉर्म मुझे बता चुके होंगे, तो चलिए जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। DHRM का मतलब होता है डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। चलिए देखो, IHRM क्या हो गया, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वही DHRM यानी कि डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अपने देश से बाहर गए, इंटरनेशनल अपने ही देश में से ले लिया तो वो हो गया डोमेस्टिक। Now, international human resource management involve with the management of employee in the 3 nations categories. ये बहुत ही important point है guys, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो मैं इसको अभी डिटेल में भी आप लोगों को कराऊंगी, बट तब भी इसको समझ लीजिए। वो 3 जो कैटेगरीज, 3 नेशन जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी है, होम कंट्री, होस्ट कंट्री एंड थर्ड कंट्री। जल्दी फटाफट से नाम को रिकॉल कर लो, आगे आने वाला जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको रिकॉल कर लो, क्या क्या है, होम कंट्री, होस्ट कंट्री एंड थर्ड कंट्री। ये तीनों नाम अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक HRM इन्वॉल्व विद इन द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन ओनली वन और सिंगल कंट्री। अगर सिर्फ इंडिया की हम बात करेंगे तो दैट इज कम्स अंडर, इससे जुड़े हुए जितने भी आपके जो आप टास्क कर रहे हो वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही अंदर अगर आप कर रहे हो तो दैट इज दी डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वहीं अगर तीनों कैटेगरीज को लेकर चल रहे हो, होम कंट्री, होस्ट कंट्री, थर्ड कंट्री, तो वो आपका इंटरनेशनल HRM होगा। मैम ये होता क्या है, व्हाट इज होम कंट्री, व्हाट इज होस्ट कंट्री, व्हाट इज थर्ड कंट्री, लिटिल बिट कंफ्यूजन है, जस्ट वॉच इट आउट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इन तीनों टर्म्स को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस ये तीनों टर्म्स माइंड में रखना कि ये इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। नाउ इन IHRM staffs are placed at work outside the national boundaries। यहाँ पर जो स्टाफ होगा वो हम नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके भी हम अपने स्टाफ को लेकर जा सकते हैं। जैसे कि मेरी कंपनी, मैंने कहा इंडिया की कंपनी है और मैंने उसको खोला है कहाँ पर, USA में, तो मैं अपने यहाँ के स्टाफ को USA में भी प्लेस कर सकती हूँ। मेरी जो कंपनी USA में मैंने खोली हुई है वहां पर मैं प्लेस कर सकती हूँ। बट जो हमारा DHRM है, यहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं ये सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही काम करते हैं। मतलब इंडिया के स्टाफ है, इंडिया में ही काम करेगा, बाहर नहीं जाएगा। इट एड्रेस द ब्रॉड रेंज ऑफ HRM एक्टिविटीज। इसमें जो हमारी HR की एक्टिविटीज होगी वो ब्रॉड कंसेप्ट पे होगी, और यहाँ जो होगी वो कैसी होगी, नैरो होगी, जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा और DHRM थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, है ना, छोटी सी जगह होगा, यहाँ पर पूरा ग्लोब आ गया है, वो वाला फंडा है। तो दे आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ अभी ध्यान से सुनना, हर एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल HRM। फंक्शंस क्या है इंटरनेशनल HRM के, तो यहाँ पर 3 ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज है। 3 ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज है जो इंटरनेशनल HRM की तरफ से की जाती है। प्रोक्यूरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। प्रोक्यूरमेंट मतलब आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जितना भी आपके पूरे स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो सब कुछ इसमें आ जाएगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, कंपनसेशन, रेन्यूमरेशन, जितना भी आपका प्रोक्यूरमेंट से जुड़ा हुआ वर्क है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। एलोकेशन मतलब सही प्लेस पर आप चीजों को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हो। लाइक जैसे हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो वहां पर जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए, हम जो वैज्ञानिक है वो जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तो एलोकेशन भी हो रहा है। एंड यूटिलाइजेशन की भाई हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है हम उनका जो टैलेंट है उसको हर जगह पर यूटिलाइज कर रहे हैं, नॉट फॉर दी नेशनल बाउंड्रीज, उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दे कम्स अंडर दिस वन। तो फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल HRM, 3 ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी कौन कौन सी है, जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ। प्रोक्यूरमेंट, एलोकेशन, यूटिलाइजेशन। वेरी नाइस, चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ
इंपॉर्टेंट 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 आ गया आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 3 major country categories involved in international HRM activities। ध्यान दीजिएगा, होस्ट कंट्री, होम कंट्री या अदर कंट्री, या इसे हम कहते हैं थर्ड कंट्री। ठीक है, इसे हम कहते हैं थर्ड कंट्री, जैसे अभी यहाँ पर हमने जिक्र किया था ना, वही वाला है। ठीक है, सो दिस इज दी थर्ड कंट्री। अब देखो ध्यान से सुनना, किताबी लैंग्वेज हो सकता है याद ना हो, मैं बड़ा ही सिंपल सा फंडा बता रही हूँ। अच्छा, इनको होस्ट कंट्री नेशन, यानी कि इनको हम ये जो 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो उन एम्प्लॉयज के बेसिस पर भी हम इनको कहते हैं होस्ट कंट्री नेशन, पेरेंट कंट्री नेशन और थर्ड कंट्री नेशन। ठीक है, होस्ट, पेरेंट जिसको हम होम भी कहते हैं, और आपका थर्ड कंट्री नेशन। अब चलो सारे कंसेप्ट समझाती हूँ। देखो, होस्ट कंट्री, होम कंट्री और थर्ड कंट्री क्या होता है। देखो, जैसे कि ये है हमारी इंडिया की कंपनी, है ना, इंडिया ने अपनी कोई कंपनी ओपन की हुई है। अब इसने क्या किया कि इंडिया जो है, इसने अपनी एक ब्रांच ओपन करी है। कहाँ पर, मान लीजिए कोई कंपनी है सी कंपनी, ठीक है, तो ये सी कंपनी की जो ब्रांच है इसको ओपन किया है यूएस में, है ना, तो यूएस में यहाँ पर जाके इसको कंपनी को ओपन किया। तो सी कंपनी ही आपकी कहाँ पर ओपन हो गई है, अब वो यूएस में हो गई है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी कहाँ की है, इंडिया की है, कहाँ ओपन कर दी, यूएस में ओपन कर दी। अब क्या हो रहा है, जो इंडिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रहते कहीं है लेकिन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, मतलब होम टाउन उनका क्या है, मान लो कोई सीहोर से है, कोई भोपाल से है, कोई ग्वालियर से है, कोई यूपी के किसी गांव से है, लेकिन वो पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं। तो इसके चलते जो उनका होम टाउन है वो तो वही रहेगा जहाँ उनके पेरेंट्स रहते हैं। तो ये कंपनी जो है वो इंडिया की है, इसलिए कंपनी उसकी क्या हो गई, होम टाउन हो गई। ये कंपनी क्या हो गई, होम टाउन हो गई, होम कंपनी हो गई। और जहां जाके वो पढ़ रहे हैं, जैसे आप मुंबई जाके पढ़ रहे हो, आप पूना जाके पढ़ रहे हो, या फिर किसी अदर जगह पर अगर आप जाके पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा, कि आप वहां पर गए हो ना, तो वो क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। तो मेरी जो कंपनी है वो इंडिया की है, तो इंडिया क्या हो गया, होम कंट्री हो गई। इंडिया क्या हो गई, होम कंट्री हो गई। और यही कंपनी आपकी यूएस में जा रही है, तो वो यूएस क्या हो जाएगा, होस्ट कंपनी हो जाएगा, है ना, होस्ट कंट्री हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, समझे। ऐसे ही याद रखना है इसको। आपका जो गांव होता है, यहाँ जहाँ आपके पेरेंट्स होते हैं, उसको आप कहते हो होम टाउन। तो होम टाउन मतलब आपकी नींव वहीं से रखी गई है, लेकिन जहां जाके आप पढ़ रहे हो वो हो जाएगा होस्ट टाउन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, होस्ट टाउन। बस इसी फंडे को याद रखना, तो बिल्कुल अच्छे से ये चीज आपको तैयार रहेगी। तो इंडिया क्या हो गई, होम कंट्री हो गई, और यूएस क्या हो गया, आपका होस्ट कंट्री हो गया। और थर्ड कंट्री का मतलब है कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से, यूएस से और इंडिया से ना लेकर हम किसी अलग ही कंट्री से ले रहे हैं। मान लो हमने जापान से चूज किए हैं इस कंपनी के लिए, या इस कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्स को, तो ये जापान जो हो जाएगी ये हमारी थर्ड कंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थर्ड कंट्री हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो नाउ रिपीट इट अगेन, ध्यान से सुनिएगा। तो पेरेंट कंट्री, एक चीज और सुनना, जो हमारी होम कंट्री होती है इसी को पेरेंट कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर हमारा हेड क्वार्टर भी होता है। जैसे हमारा पैतृक मकान हम जहाँ कहते हैं ना, तो वही हमारा हेड क्वार्टर कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो हेड क्वार्टर। ठीक है, तो एमएनसी का जो हेड क्वार्टर होगा वो पेरेंट कंट्री यानी कि आपकी होम कंट्री में हो गया, वो हो गया आपका इंडिया। और जो कंपनी उसने जहां खोली है ना, अपनी सब्सिडरी जहां पर उसने स्टैब्लिश करी है एमएनसी की, वो हो गई होस्ट कंट्री। और किसी थर्ड कंट्री से अगर वहां पर लिए गए हैं मेंबर्स अपने यहाँ काम करने के लिए, तो वो हो गई आपकी थर्ड कंट्री। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको। कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा, डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे, उसमें सारे क्लियर कर देंगे। अब आ जाओ एक नई चीज कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ क्या फंडा है। इतना तो क्लियर हो गया कौन कौन से होते हैं, ठीक, होस्ट कंट्री हो गई, पेरेंट कंट्री हो गई, थर्ड कंट्री हो गई। पेरेंट को ही होम कंट्री भी कहते हैं।
अब मान लो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जैसे ये है मेरी ये है इंडिया की एक कंपनी, तो ये इंडिया है, क्योंकि हम यहाँ पर कंट्रीज की क्यों बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल फर्म पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में जो लोग हमने रिक्रूट किए हैं, है ना, इंडिया से, अगर हम यहाँ पर पेरेंट कंट्री नेशन का क्या मतलब है, पीसीएन के नाम से भी जाना जाता है। ये टर्म्स बहुत अच्छे से याद करना, ये टर्म्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो पेरेंट कंट्री नेशंस यानी कि इंडिया हो गई, कि यहीं से आप अपने एम्प्लॉयज जो है वो आपके जो कंपनी है आपकी वो इंडिया की है। होस्ट कंट्री नेशन, कि आप यहाँ पर अपने जो आप यूएस में जाकर आप अपने एम्प्लॉयज को आप प्लेस कर रहे हो, या फिर आप वहीं के एम्प्लॉयज को ले रहे हो, ये डिपेंड करेगा जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं और आपकी क्या सोच है उसके ऊपर। इसी के ऊपर ईपीआरजी मॉडल भी आपका बना हुआ है। और थर्ड कंट्री नेशन यानी कि आप जो रिक्रूटमेंट के लिए पर्सन ले रहे हो वो इन दोनों से ना लेकर किसी थर्ड कंट्री से ले रहे हो, जैसे कि जापान। तो ये हो गया आपका एक तरह से तीनों का कंसेप्ट। तो जो एग्जाम में कई बार आप लोगों को एससीएन, पीसीएन या टीसीएन भी आपको दिया जा सकता है फुल फॉर्म के लिए, मैचिंग के लिए, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। कई बार स्टेटमेंट में पूरा ना लिखकर एससीएन या पीसीएन भी लिखा जा सकता है, बिकॉज ये आपके इंटरनेशनल टर्म्स हैं जो हर कोई जानता है ना। तो ये हो गया। नाउ गाइस, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा ये तो पूरा टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोचेस टू रिक्रूटमेंट इन एचआरएम, ठीक है, अप्रोचेस टू रिक्रूटमेंट इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम। अभी तक का क्लियर है सबको? एक क्विक रिव्यू कर दें। क्या क्या देखा? इंटरेक्शन देखा, 3 ब्रॉड अप्रोचेस देखी, डिफरेंस देखा दोनों के बीच का, हमने यहाँ पर इंटरनेशनल एचआरएम के फंक्शंस देखे, होस्ट कंट्री, पेरेंट कंट्री, थर्ड कंट्री क्या होती है वो हमने देखा। नाउ दी अप्रोचेस, कि अप्रोचेस क्या है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको ये नाम बड़े अजीब से लग रहे होंगे, मैम ये क्या लिखा है, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, ये क्या है, एंड हाउ वी कैन रिकॉल इट, इनको हम याद कैसे करें, बड़ी समस्या है, राइट। अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। नाउ इम्पोर्टेंट वन, नोट कर लो, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपीआरजी मॉडल। किसने दिया है? गिवन बाय द हॉवर्ड वी परमुटर। और परमुटर के नाम से ही इस मॉडल को बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो परमुटर एंड विन एंड डगलस ने दिया है 1969 में, ठीक है, 1969 में आपका ये मॉडल आया है। परमुटर के नाम, मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ईपीआरजी मॉडल के नाम से इसे कहते हैं। एथनोसेंट्रिक, ये जो ईपीआरजी का फुल फॉर्म भी यही है, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म हो गए, फुल फॉर्म तो भाई याद करने पड़ेंगे, आपके पास कोई और चांस नहीं है, तो बस फटाफट से रट्टा मार लो, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है। देखो भाई, वैसे ना आप अभी इंटरनेशनल मार्केटिंग जब पढ़ोगे ना, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, यही वाला फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलेगा। और वही आपके इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आपके रिक्रूटमेंट के लिए ये फंडा यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैं सारी चीजें बताती हूँ। ये मार्केट वाला आ गया कंसेप्ट, मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ। देखो, एथनोसेंट्रिक, मैंने कहा कि कंपनी हमारी इंडिया की है ना, तो ये हो गई हमारी होम कंट्री या पेरेंट कंट्री। और यहाँ हो गई हमारा यूएस में हमने जो कंपनी ओपन की, तो ये हो गई हमारी होस्ट कंट्री। अब देखो, एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है इसको अपनी कंपनी यहाँ खोलनी है। एथनो को आप याद कर सकते हो एथनिक से। कैसे याद कर सकते हो? एथनिक, एथनिक क्लोथ्स हम सभी जानते हैं क्या होते हैं भाई, इंडियन टच या कल्चर को दिया गया जो टच होता है वो होता है आपके एथनिक क्लोथ्स, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल्स के लिए अलग अलग जो ड्रेसेस बनती हैं, दे आर दी एथनिक ड्रेसेस। तो उसी तरह से कोई भी आपका जो टच, आपका आपके कल्चर का जो टच जहां पर आ जाएगा वहां पर एथनिक आ जाएगा। तो एथनोसेंट्रिक वाले क्या करते हैं ना, ये एक्सपोर्ट करते हैं एचआर प्रैक्टिसेस को। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि ये क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि भाई मेरी जो इंडिया के ही जो बंदे होते हैं वो ज्यादा भरोसेमंद होंगे। तो ये जो यूएस की कंपनी खोली इन्होंने, तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट के लिए लोग भेजेंगे ना वो इंडिया से भेजेंगे। जो मैनेजर है वो इंडिया का है, एम्प्लॉयज जो है वो इंडिया के हैं, जो प्रोजेक्ट करने के लिए जो इंजीनियर्स भेज रहा है वो इंडिया के भेज रहा है।
तो होस्ट कंट्री में जाकर भी इंडिया के लोग ही अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, होस्ट कंट्री में जाकर अगर होम कंट्री के लोग ही अगर काम कर रहे हैं, मतलब ये अपने ही यहाँ से जो लोगों को भेज रहा है, तो उसे कहा जाएगा एथनोसेंट्रिक, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कल्चर बना रहे, है ना। वहां की यूएस की कंपनी में भी इंडिया का ही कल्चर बना रहे, तो अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए वो इंडिया से ही पर्सन्स को वहां पर भेज रहा है, तो वो क्या बन जाएगा आपका एथनोसेंट्रिक। क्या बन जाएगा? एथनोसेंट्रिक। समझ में आया? फिर से समझो, कंट्री ओपन कर ली कहाँ? यूएस में, लेकिन जो एम्प्लॉयज वहां पर प्लेस किए गए हैं वो कहाँ से गए हैं? वो इंडिया से गए हैं, है ना। वो कहाँ से गए हैं? इंडिया से गए हैं। आपने देखा होगा ना एनआरआई। एनआरआई कौन होते हैं? वो भाई एनआरआई इसलिए बन गए क्योंकि वो यहाँ से वहां काम करने चले गए। कुछ कंपनीज भेजती है कि भाई प्रोजेक्ट है 4 साल का, तो आप प्रोजेक्ट के लिए वहां चले जाइए, तो वो लोग जो होते हैं वो क्यों भेजती है कंपनी? वो एथनोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट की वजह से भेजती है। समझ में आया? यस। नाउ द सेकंड, अब देखते हैं पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है? अगेन इंडिया हमारी होम कंट्री, और ये हो गई हमारी यूएस हमारी होस्ट कंट्री। पॉलीसेंट्रिक वाले क्या करेंगे? ये जो फॉरेन लोकेशन है, यानी कि जो होस्ट कंट्री है ना, इसी कंट्री से ही लोगों को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि इनका बिलीव है कि यहाँ के जो लोग होंगे वो यहाँ के बिजनेस को, यानी कि यहाँ के मार्केट को ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। तो इसके चलते ये लोग क्या करते हैं ना, यहाँ होस्ट कंट्री के ही लोगों को रिक्रूट करते हैं। इंडिया की कंपनी है, लेकिन लोग कहाँ से ले रहे हैं? वो होस्ट से ही ले रहे हैं, मतलब यूएस के ही लोगों को वो रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? यूएस के लोगों को ही रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। तो वो हो गया पॉलीसेंट्रिक, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनोसेंट्रिक। रीजनोसेंट्रिक में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का ही कोई एक पर्टिकुलर एरिया, यूएस का कोई पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया में आपने अपनी कंपनी ओपन की है, यूएस तो बहुत बड़ा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने अपनी कंपनी ओपन की है और वहीं के लिए आप पर्सन्स को, उसी रीजन्स के पर्सन्स को आप रिक्रूट कर रहे हो, तो दैट इज द रीजनोसेंट्रिक। नाम से समझ में आ रहा है, वही पर्टिकुलर रीजन से ही आप ले रहे हो, तो दैट इज द रीजनोसेंट्रिक। जैसे कि इंडिया में केरल में कंपनी ओपन करी है या यूपी में कंपनी ओपन करी है, तो यूपी के मार्केट के समझने वालों को, यानी यूपी से ही पर्सन को क्या किया है? रिक्रूट कर लिया है, तो दैट इज कॉल्ड दी रीजनोसेंट्रिक, ठीक है। अब आ जाओ जियोसेंट्रिक। आज क्या हो गया है कि बिजनेस चलाने के लिए लोग चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट में इतना पैसा खर्च हो रहा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। आज के समय पर टैलेंट की बकत है, पैसों की इतनी बकत नहीं है, तो उसके चलते अपने ग्लोबल कंसेप्ट को पूरा करने के लिए लोग रिक्रूटमेंट भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे करते हैं। अभी तक हमने देखा इंडिया से ही अगर लोग लिए तो एथनोसेंट्रिक, फॉरेन से लिए तो आपका पॉलीसेंट्रिक। अब यहाँ पर जो लोग लिए जा रहे हैं वो किसी भी जगह से हो सकते हैं। जैसे देखा कि इंडिया नहीं, बल्कि इंडिया यूएस नहीं, यूरोप में, आपका यूरोप में कोई पर्सन है जो बहुत अच्छा पर्सन है, जो उसको पर्टिकुलर काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, तो यूरोप में अगर वो पर्सन है तो यूरोप से उस पर्सन को रिक्रूट किया जाएगा। अगर वो पर्सन लगता है कि नहीं वो आपका फ्रेंड्स में है वो पर्सन, तो फ्रेंड्स से उस पर्सन को रिक्रूट किया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, किसी भी जगह से। जियो मतलब पूरा ग्लोबल हम यहाँ पर ले रहे हैं, अपने गोल्स को हमें अचीव करना है, हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो हमारी कंपनी के लिए बेस्ट से बेस्ट हो जाए, तो हम कहीं से भी, ना तो हम होम से लेंगे ना हम होस्ट से लेंगे, हम कहीं से भी उस पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द जियो सेंट्रिक, है ना। ये आपका होस्ट करना, जो आपका वो था ना थर्ड कंट्री वाला हिसाब, वो यही है, हम कहीं से भी पर्सन को ले सकते हैं, तो वो हो गया जियो सेंट्रिक। आई थिंक समझ में आ चुका होगा, कोशिश मेरी यही है, नहीं आया हो तो एक बार बता दीजिएगा, दोबारा से इसका सेशन करवा दूंगी, ठीक है। तो एथनोसेंट्रिक हो गया इंडिया के लोग, पॉलीसेंट्रिक हो गया जहां पर कंपनी खोली है वहां के लोग, रीजनोसेंट्रिक हो गया और ज्यादा स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन के, और जियोसेंट्रिक हो गया पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका ईपीआरजी मॉडल, किसने दिया है? परमुटर ने दिया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपनी तैयारी को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और बेहतर तरीके से होती चली जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है और सिर्फ आपके एग्जाम के लिए है,
क्योंकि ये 2022 में हमें अपना एग्जाम जरूर क्रैक करना है। इसी के चलते अपनी अपनी तैयारियों को बेहतर से बेहतर जरूर कीजिएगा। ओके गाइज, चलिए, ऑल द बेस्ट।